बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान इल्म अचीवर के PYQ सीरीज में आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग नाइन्थ एंट्रेंस के PYQ सीरीज में मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री का 8 क्लास तक तो बेसिकली साइंस ही कहा जाता है। तो साइंस में भी जो पोर्शन है वो टॉपिक के हिसाब से ये केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो हम लोग केमिस्ट्री के इस टॉपिक मेटल नॉन मेटल के लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि मेटल और नॉन मेटल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिस्कस करने का फैसला लिया है। तो चलिए वक्त जाया न करते हुए हम आज पहले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैंने कोशिश ये की है कि एक जैसे क्वेश्चंस जो अलग अलग साल में पूछे गए हैं उनको एक साथ डिस्कस करें। इससे टाइम भी बचेगा और ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के, उसको देखें। तो देखिए 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया है, 19-20 में पूछा गया है, 12-13 में पूछा गया है। ये 3 अलग अलग साल में पूछे गए सवाल हैं और सवाल एक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ड्यू टू। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके क्यों रखते हैं। अगला देखिए क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड अंडर द केरोसिन। केरोसिन के अंदर कौन से एलिमेंट को स्टोर करके रखा जाता है। फिर अगले साल पूछा गया सवाल देखिए क्या है। द मेटल दैट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। दोनों तकरीबन सेम सवाल। पहले वाले क्वेश्चन में रीजन दिया है, एलिमेंट का नाम दे दिया है, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं उसकी रिएक्टिविटी की वजह से। तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज मेटल के अंदर बताऊं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम। यानी अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है और ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताऊं, आपके लेवल पर जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है उसमें है पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, लेकिन लिथियम इन सारे मेटलों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव लिथियम, जिसको एनसीईआरटी बुक में जनरली डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप जानिए। और ये तीनों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ये तीनों हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। तो ये जैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ये जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। याद रखेंगे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जो होगा बर्न इन एयर, एयर के कांटेक्ट में आते ही ये जल जाएगा, हाईली रिएक्टिव है। तो इसको एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से बचाने के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है कहीं पर जहां एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ना पहुंचे। तो उसके लिए सोडियम और पोटेशियम, ये जो 2 एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इनको तो हम लोग रखते हैं स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। इसको केरोसिन ऑयल के अंदर जनरली हम डिप करके इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि इसका वजन बहुत कम है, हल्का है। ये लाइटेस्ट एलिमेंट है मेटलों के अंदर, सब मेटल में सबसे कम वेट इसी का है। तो इसको हम लोग जनरली स्टोर करके रखेंगे वैक्स के अंदर, मोम के अंदर फिल करके रखते हैं। मोम को फिल करके ये सारे लिथियम जो है उसके अंदर फिल कर देते हैं, चारों तरफ से मोम रहता है। तो मोम के अंदर फिल करके रखा जाता है लिथियम को। लिथियम हल्का है, केरोसिन ऑयल के अंदर अगर आप डिप कीजिएगा तो इसकी डेंसिटी कम थी तो ये ऊपर तैरेगा, तैरने की वजह से ऊपर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से सीधे एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉर्न हो जाएगा। इसीलिए लिथियम को वैक्स के अंदर स्टोर करना पड़ता है, जबकि इनको आप केरोसिन ऑयल के अंदर रखेंगे। अच्छा, इन दोनों को वैक्स के अंदर भी रख सकते हैं, तो वैक्स में तो तीनों आ जाएगा, केरोसिन ऑयल में सिर्फ ये दोनों आएगा।
और उसकी बुनियादी वजह है हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिव ये दोनों भी हैं, लेकिन ये उतने रिएक्टिव नहीं है जितना ये ऊपर के 3 एलिमेंट है। अच्छा, एक और चीज यहीं पे समझिए, ये तीनों फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है, शुरू के 3, ये बड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इनको हम सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं। सोडियम, पोटेशियम, साथ में लिथियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों के तीनों सॉफ्ट मेटल है। इतने सॉफ्ट है कैन कट बाई नाइफ। इनको हम चाकू से काट सकते हैं, शार्प कट होता है 2 हिस्सों में, बिल्कुल। तो यहां पर ये तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखिए, पहला सवाल था सोडियम, ये है सोडियम, सिंबल है Na, इसका लैटिन नाम है नाट्रियम। एंड पोटेशियम, ये जो के से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं पोटेशियम, इसका लैटिन नाम है कैलियम। तो नाट्रियम, कैलियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी कहें, आर स्टोर्ड इन केरोसिन ड्यू टू देयर लो रिएक्टिविटी। नहीं भाई, ये बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। सॉफ्ट होते तो हैं, ये दोनों सॉफ्ट होते हैं, मगर सॉफ्ट होने की वजह से इसको केरोसिन ऑयल में नहीं रखा गया है, बल्कि रिएक्टिविटी के हिसाब से इसको रखा गया है। क्योंकि हमें बचाना है कि रिएक्शन ना करे। रिएक्शन करेगा तो ये चेंज हो जाएगा किसी और रूप में। अगर ये बॉन्ड ना भी हो तो किसी और रूप में चेंज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये मेटल अपने ही रूप में बरकरार रहे। इसके लिए इसको ऑक्सीजन या केमिकल रिएक्शन से बचाने के लिए केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। अगला देखिए क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर अंडर केरोसिन। तो केरोसिन के अंदर तो आपको पता है 2 ही एलिमेंट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। पहला ऑप्शन था पोटेशियम, इसको तो रखते हैं भाई। प्लेटिनम नहीं, लिथियम को आप नहीं रख सकते, लिथियम वैक्स के अंदर रहेगा, वैक्स के अंदर रहेगा। फास्फोरस नॉन मेटल है। पहली बात, केरोसिन ऑयल के अंदर यही मेटल रखे गए, पोटेशियम। फास्फोरस के बारे में मैं बताऊं, फास्फोरस नॉन मेटलों में बहुत रिएक्टिव है। फास्फोरस जो है वो नॉन मेटलों में बहुत रिएक्टिव है। फास्फोरस नॉन मेटल है। और जब मैंने कंबशन और फ्लेम टॉपिक डिस्कस किया था तो बताया था ये फास्फोरस 2 रूप में पाए जाते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म। एक है रेड फास्फोरस, एक है व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। अच्छा, इग्निशन टेम्परेचर उस मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर कंबशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी ये फास्फोरस भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके बर्न हो जाता है। इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर नहीं, इसको वाटर के अंदर डिप करते हैं। फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन वाटर, वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। जबकि इन मेटलों को वाटर के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो इतने रिएक्टिव मेटल हैं कि ये वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। बल्कि यहां तक कहा जाता है कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं। हॉट वाटर तो आप छोड़ दीजिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर घटाते चले जाएंगे रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। तो अगर पानी को हम लो टेम्परेचर पर ले जाए तो पानी की रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। बट ये पानी के रिएक्टिव पे डिपेंड नहीं करते, ये अपने रिएक्टिव नेचर की वजह से कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं। तो इनको वाटर के अंदर भी नहीं रखते। ऑक्सीजन से तो बचाना ही है, साथ में इनको वाटर से बचाना, इन मेटलों को वाटर से भी बचाना है। इसीलिए पोटेशियम को वाटर के अंदर नहीं रखते, सोडियम को वाटर के अंदर नहीं रखते। फास्फोरस नॉन मेटल है, ये वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेटल दैट इज स्टोर इन केरोसिन। सोडियम, हाँ सोडियम को रखते हैं, सोडियम को तो रखते हैं भाई केरोसिन ऑयल के अंदर। गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है। मैग्नीशियम रिएक्टिव तो है अच्छा खासा, लेकिन उतना नहीं है कि इसको हम स्टोर करके कहीं पर रखें। जिंक कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में शुमार होंगे। तो इनमें अगर आप देखें तो सोडियम जवाब हो गया।
तो कुल मिलाकर तीनों सवाल एक ही जैसे हैं। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, जबकि लिथियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बल्कि सारे मेटलों में सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव तो लिथियम ही है, जो जनरली एनसीईआरटी बुक के अंदर डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूं लिथियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसको स्टोर करके रखते हैं वैक्स के अंदर, क्योंकि ये हल्का होता है, इसको केरोसिन में डिप कीजिएगा तो ऊपर तैरने लगेगा। और फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, इसको सिर्फ ऑक्सीजन से बचाते हैं, इन सारे को ऑक्सीजन और वाटर दोनों से बचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। नॉन मेटल जनरली बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, यानी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डिस्कस करूं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, जितने नॉन मेटल हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके या तो एसिडिक ऑक्साइड बनावेंगे, एसिडिक ऑक्साइड यानी एसिडिक नेचर के होंगे वो ऑक्साइड्स, या न्यूट्रल होंगे, या न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे। एग्जाम्पल पे हम आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाह रहा हूं कि जो एसिडिक ऑक्साइड होता है, यानी एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड वो होता है जिसका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा, खाने में, जो खाने में खट्टा हो। दूसरा, जिसका पीएच स्केल पर रीडिंग जो है वो लेस देन 7 आए, 7 से कम। जो ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड। इतनी बातें जहन में खाली जाने कि खट्टा लगेगा खाने में, पीएच स्केल पे इसकी रीडिंग 7 से कम आवेगी। 7 से कम का मतलब है इसकी रीडिंग जो होगी वो 0 से 7 के बीच में होगी, 0 to 7। इसको हम लोग एसिड कहेंगे। और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। जबकि न्यूट्रल ऑक्साइड्स के पीएच वैल्यू 7 होते हैं, pH is equal to 7। एग्जैक्टली 7 के आसपास अगर है या 7 है तो उसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहेंगे। अच्छा, न्यूट्रल के अंदर कुछ ही नॉन मेटल है और कुछ ही फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। एक तो आपको पता है हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनावेगा वाटर। वाटर का पीएच 7 होता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, कार्बन में एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो गैस बनती है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। पार्शियल कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन में बताया था, जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होता है, जो जनरली क्लोज रूम के अंदर होता है, यानी एक सिस्टम आपने बनाया जहां क्लोज कर दिया, अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, लिमिटेड कर दिया आपने, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप किसी फ्यूल को यानी कार्बन को बर्न कराएंगे तो फॉर्मेशन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो पॉइजनस नेचर का होता है। ये न्यूट्रल है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है और कार्बन नॉन मेटल था। उसी तरीके से नाइट्रोजन भी बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, ये तो फेमस है लाफिंग गैस के नाम से। लाफिंग गैस के नाम से मशहूर है नाइट्रस ऑक्साइड। तो दीज आर बेसिकली न्यूट्रल ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और इनके जो ऑक्साइड्स हुए वो न्यूट्रल नेचर के हुए। अब आते हैं एसिडिक के एग्जांपल में दे रहा हूं यहां एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस
न्यूट्रल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। जब ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में हो, कंप्लीट कंबशन हो, तो बेटा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही सल्फर के ऑक्साइड है सल्फर डाई, सल्फर ट्राई। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एक और होते हैं जिसको आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। इसका दूसरा बड़ा फेमस नाम है ब्राउन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं ब्राउन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब नॉन मेटल है भाई। तो इनके जो ऑक्साइड हुए वो एसिडिक नेचर के हुए। एसिड की पहचान है खाने में खट्टा लगेगा, पीएच स्केल पर इसकी रीडिंग 7 से कम आवेगी, यानी 0 to 7 के बीच में लाई करेगा, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। बहरहाल अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल यही था कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रल ऑक्साइड, हाँ सर, दोनों बनाते हैं। बेसिक मेटल बनाता है, और कुछ मेटल है जो एम्फोटेरिक बनाते हैं। यानी मेटल, यहां तो हमने लिखा ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है, न्यूट्रल है। जब यहां मेटल में लिखूंगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, तो बेसिक होगा और एम्फोटेरिक होगा। बेसिक और एम्फोटेरिक मेटल बनाते हैं, और आपकी कोर्स के हिसाब से एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाले मेटल में एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है जिंक। वैसे और भी होते हैं, लेकिन यही दो मेटल अभी आप जाने, एल्यूमिनियम एंड जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी जो मेटल होते हैं ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। ये दोनों भी मेटल है, ये दोनों भी मेटल हैं। तो मेटल के ऑक्साइड या तो बेसिक होंगे या एम्फोटेरिक होंगे, जबकि नॉन मेटल के एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। तो यहां पर सवाल चूंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड का था, इसलिए इसको डिस्कस किया। आगे अगर मुझे कहीं मेटल मिलेगा तो फिर इस तरीके से मैं एम्फोटेरिक और बेसिक नेचर बताऊंगा मेटल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पे फिर दो सवाल पूछा गया है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज मैं यहीं पर पूरा लिख देता हूं। यानी मेटल की अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज जाने, और मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगा, रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपके कोर्स में जो है पहले मैं उसको डिस्कस करूं। पोटेशियम है, सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। अच्छा, एल्यूमिनियम के बाद जगह नहीं इसलिए इधर लिख दे रहे हैं। यानी सबसे ऊपर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हालांकि नॉन मेटल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से इसको हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्कस करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन के नीचे 5 मेटल याद रखिएगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। पोटेशियम जिसका दूसरा नाम कैलियम भी है, सोडियम जिसका दूसरा नाम नाइट्रियम भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये हाईली रिएक्टिव है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप चाहो तो याद करने के लिए बस लिथियम को रखो। यानी ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पढ़ा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ा है। तो अगर सवाल पूछा जाए सबसे कम रिएक्टिव कौन है, तो जवाब होगा प्लेटिनम, उससे ऊपर गोल्ड। अच्छा, यहीं पे समझिए, जनरली सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, या इनको रॉयल जो रिएक्शन नहीं करते, रॉयल या नोबेल मेटल कहते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल।
जो बड़ी मुश्किल से रिएक्शन करते हैं, और इनको घुलाने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए एक स्पेशल किस्म के सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एक्वा रीजिया। यानी यूं समझो कि ये एक्वा रीजिया के अंदर ही सॉल्युबल होंगे, उसके अलावा नहीं। एक्वा रीजिया ये एक तरह का सॉल्वेंट होता है जिसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल मेटल के लिए एक मिक्सचर तैयार किया गया जो सॉल्वेंट का काम करेगा, उसको हम रॉयल वाटर कहेंगे। और ये बेसिकली एक्वा रीजिया जो होता है, दो एसिड होते हैं, दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अच्छा, रेशियो है 3:1, ये लिया जाएगा अगर 3 रेशियो में तो ये 1, 3:1 रेशियो में। यानी यूं समझे, अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें हमने 3 चम्मच HCl डाला तो 1 चम्मच नाइट्रिक एसिड डालेंगे, यानी हर 3 चम्मच पर 1 चम्मच नाइट्रिक एसिड मिक्स करना है। इसी प्रोपोर्शन में जब आप मिक्स करके तैयार कीजिएगा तो वो एक सॉल्वेंट बनेगा जिसका नाम है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया में ये तीनों मेटल डिसॉल्व हो जाएंगे। वैसे ये तीनों मेटल जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको नोबेल मेटल या रॉयल मेटल के नाम से भी जानते हैं, जबकि ये सब हाईली रिएक्टिव है। अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनको बचाना पड़ता है वरना ये तुरंत रिएक्शन कर लेंगे, और इनको बचाने के लिए इसको वैक्स में, इन दोनों को केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, जनरली याद कैसे करेंगे तो सुनिए, लिथियम को हटाकर सोचता हूं मैं, तो मैं क्या कहता हूं, याद करने का कोड बताता हूं। इसको मैं कहता हूं केदार, इसको कहता हूं नाथ, इन दोनों का मिलाकर एक नाम बना केदारनाथ। केदारनाथ, इसको बोलता हूं का, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। माली का काम नहीं है खाना बनाना, वो तो पौधे में पानी वानी डालता है, गार्डनिंग का काम करता है। तो हम जनरली ऐसे ही समझाने के लिए कोड बना रहे हैं कि भैया माली से अगर आलू बनवाओगे तो वो जाहिर सी बात है फीका ही बनाएगा, नमक की कमी रहेगी। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। उसके बाद इसको पहले लेटर पे जानिए, छाप, CHAAP, छाप। तो हाइड्रोजन के नीचे ये 5 एलिमेंट है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अच्छा, एक चीज और, मरकरी एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वरना मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं। मेटलों में मरकरी एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड पाया जाएगा, रेस्ट ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो चलिए अब हम सवाल की तरफ आते हैं। हमने सिर्फ रिएक्टिव मेटल सुना तो इतनी सारी बातें रिवीजन के पर्पज से, प्रैक्टिस के पर्पज से हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज कॉपर, कॉपर तो बहुत कम है भाई। सिल्वर, सिल्वर और कम है। पोटेशियम, कैल्शियम, सर पोटेशियम सबसे ज्यादा होगा। अगर मुझे ऑर्डर लिखने के लिए कहा जाए तो मैं यहां पे 4 है, अगर मुझे ऑर्डर बोले तो मैं कहूंगा केदार सबसे पहले, उसके बाद नाथ ऑप्शन में नहीं, केदारनाथ का है, कैल्शियम का कहा गया था, केदारनाथ का, माली आलू जरा फीका पकाता। अब वहां पे आ रहा है छाप का कॉपर, फिर सिल्वर। अगर मैं सिस्टमैटिक वे में बोलूं तो के है ऑप्शन नंबर सी पर, कैल्शियम है ऑप्शन नंबर डी पर, कॉपर है ऑप्शन नंबर ए पर, और सिल्वर है ऑप्शन नंबर बी पर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव मेटल। जो 4 ऑप्शन थे उसमें इसमें मोस्ट बोला है तो भाई हो गया पोटेशियम, कैलियम जिसका दूसरा नाम है। आइए दूसरे सवाल में भी वही बात पूछा गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज आयरन, Fe के सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, इसको फीका कहा गया है। जिंक जरा कहा गया है अपने कोड में, जरा। यहां गोल्ड है, AU कहा गया है, छाप के अंदर आता है, रॉयल मेटल है।
बहुत कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और इससे कम खाली एक ही है प्लेटिनम, वरना ये मोस्ट मतलब लेस रिएक्टिव में शुमार होगा, लेस रिएक्टिव। अच्छा, पोटेशियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव, तो यहां पर भी पोटेशियम ही हो गया भाई। अच्छा, इनका अगर ऑर्डर लिखूं तो वही केदार नाथ है ही नहीं, का नहीं है, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा आ गया, जरा पहले आया, जरा पहले है, उसके बाद फीका है, अब लास्ट में गोल्डी बचा छाप का। तो यहां पर के है ऑप्शन नंबर डी, जिंक है ऑप्शन नंबर सी, आयरन है ऑप्शन नंबर ए, और गोल्ड है ऑप्शन नंबर बी। यानी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज चूंकि पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, तो हमने उसी कोड के हिसाब से इसको अरेंज करके ऑर्डर बता दिया। हालांकि यहां पे सवाल सिर्फ और सिर्फ मोस्ट का है कि सबसे ज्यादा इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है, तो भाई पोटेशियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से सवाल आया 23-24 में, 21-22 में। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर ऑन रिएक्शन विथ एयर, मतलब जल जाएगा, कैचेस फायर का मतलब बॉन्डिंग रिएक्शन। तो इनमें से कौन से मेटल हैं, मैंने बताया था इसलिए मैं उस पर डायरेक्ट आ जा रहा हूं। मैग्नीशियम में आग नहीं लगती है, रिएक्टिव ज्यादा जरूर है लेकिन आग नहीं लगती, कैल्शियम में भी नहीं लगती, सोडियम में लगती है, एल्युमिनियम में नहीं लगती, आंसर सोडियम। इसमें आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहां नॉन मेटल बोल रहा है, नॉन मेटल कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, भाई सोडियम मेटल है, कार्बन में आग नहीं लगती, सल्फर नॉन मेटल है, आग नहीं लगती, नॉन मेटल में फास्फोरस पढ़ाया था। जब मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये बात बताई थी, फास्फोरस नॉन मेटल है, इसको ऑक्सीजन से बचाकर रखते हैं। तो जहां जिन मेटलों में आग लगती है, अगर मैं मेटल की बात करूं जिनको बचा कर रखना है, तो इसमें 3 मेटल आए थे, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। इनको सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं, इनको बचाया जाता है, इसको वैक्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और इन दोनों को केरोसिन ऑयल के अंदर ऑक्सीजन से बचाने के लिए। ये स्टोर्ड इन वैक्स के अंदर लिथियम को, केरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम और पोटेशियम को। तो यही मेटल है, मेटल पूछा था इसलिए सोडियम आंसर हो गया, दिस इज कॉल्ड सोडियम। नॉन मेटल में सिर्फ फास्फोरस है, नॉन मेटल में सिर्फ फास्फोरस है, और इसको बचाने के लिए स्टोर इन वाटर, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करके रखते हैं। तो नॉन मेटल पे भी सवाल पूछा गया था, तो जवाब है फास्फोरस। मेटल पे पूछा जाएगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से जो भी ऑप्शन में हो, यहां सोडियम था तो सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए 3 सवाल पूछे गए हैं। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि जब भी कभी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अच्छा एसिड के अंदर आप समझिएगा हाइड्रोजन होता है, इस एसिड का मतलब है H+ के फॉर्म में पाया जा रहा है, एक ऐसा एसिड जिसमें H+ मौजूद है, आर्हेनियस के हिसाब से एसिड, पानी में डालेंगे H+ आयन देगा। एसिड की ये भी एक डिफिनेशन है। एसिड उस स्पेसीज को कहते हैं जिसको वाटर के अंदर आप डालेंगे तो एसिड H+ आयन वाटर को देता है। तो एसिड H+ रिलीज कर रहा है वाटर को, डाइल्यूट बोले तो वाटर इसके अंदर मिक्स है। तो मेटल जब भी कभी एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देता है। अगर फर्स्ट ग्रुप में है 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सेकंड ग्रुप में है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 13वें ग्रुप में है 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये मेटल बहरहाल इलेक्ट्रॉन देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ये H+ एक्सेप्ट करेगा। एक तो केटायन है इस वजह से एक्सेप्ट करेगा, दूसरा आप नॉन मेटल भी बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे केटायन है, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाएगा ये न्यूट्रल, और जैसे ही हाइड्रोजन न्यूट्रल बनेगा, हाइड्रोजन अपने आप को डाइमेराइज करके या कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैस बनकर रिलीज हो जाएगा। अब सुनो, इस मेटल पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस एसिड के अंदर
ई अगर पॉजिटिव है तो कोई ना कोई निगेटिव पार्ट भी रहा होगा, एनायन, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां मेटल को चलो एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन देता है तो मेटल पे आता है प्लस, ये न्यूट्रल बनता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इनमें अट्रैक्शन प्लस और माइनस की वजह से है, जैसे ही प्लस हटेगा ये माइनस अकेला हो जाएगा, ये माइनस उस एम प्लस के साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा एम ए, इसको हम साल्ट कहेंगे। तो मेटल जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और ये गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है पॉप साउंड के साथ, साथ में साल्ट बनता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को तो डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको फर्दर और बताता हूं। पहली बात, कौन सी गैस इवॉल्व होगी अगर एसिड है, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है HCl, तो भाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम मेटल है, लिखा हुआ भी आगे है मेटल, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट प्रोड्यूस अ मैग्नीशियम साल्ट। चलो भाई एक साल्ट तो बना रहा है। एंड गैस, गैस का नाम पूछ रहा है हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, H2SO4। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कैसे कैसे करता है, तो यहीं पे समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से मैं मेटल का एग्जांपल ले रहा हूं, मैग्नीशियम। यहां पर मैंने लिखा मैग्नीशियम और यहां पर है H, एसिड का मतलब H मानिएगा। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में याद कीजिए, यहां पे था लिथियम, उसके बाद था केदारनाथ का माली, उसके नीचे था आलू जरा फीका पकाता है बोले तो हाइड्रोजन। तो हमने इसको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से समझा, मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूं, इसलिए पूरे को अरेंज कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऊपर रखो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, नीचे रखो जो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो यहां पर हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को पढ़ा था, और एसिड का मतलब हाइड्रोजन। अब देखो पूरा रिएक्शन देखना चाह रहे हैं तो HCl एक साथ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, तो H प्लस के फॉर्म में रहा होगा और यहीं पर Cl माइनस के फॉर्म में रहा होगा। HCl का फॉर्मूला ये। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्लोरीन नहीं पढ़ाया गया है, एनायन या नॉन मेटल नहीं पढ़ाया गया है, हाइड्रोजन केटायन था या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर था इसलिए पढ़ाया। तो आप सिर्फ मेटल लिखो, नॉन मेटल में हाइड्रोजन लिख सकते हो, उस रिएक्टिविटी सीरीज में वही था। तो मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर मैग्नीशियम मेटल फ्री है, मैग्नीशियम खाली है, तो वो फ्री है, फ्री का मतलब अकेला है, और एसिड में H होगा प्लस के फॉर्म में, ये प्लस के साथ काउंटर में एक निगेटिव भी है, यही है HCl एसिड। तो होता क्या है, आपको ये याद रखना है, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊं तो 282 होता है, यानी स्टेबल होवेला ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 पीस HCl होने चाहिए, 2 पीस HCl होने चाहिए। यहां पर मैकेनिज्म में बैलेंसिंग भी समझ में आती है, 2 पीस। तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं, चाहे मेटल का नंबर बढ़ाना हो मेटल का नंबर बढ़ाइए, नॉन मेटल का नंबर बढ़ाना हो नॉन मेटल का, एसिड का बढ़ाना हो एसिड, पोजीशन वही रहेगा। HCl में H नीचे था Mg के कंपेयर में, इसीलिए HCl के सामने ही HCl की तादाद बढ़ा रहे हैं। मैग्नीशियम की बढ़ानी होगी, ऊपर मैग्नीशियम के सामने बढ़ाएंगे। अच्छा HCl की तादाद क्यों बढ़ाई, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये जो H है ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल बन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इस पर आ गया न्यूट्रलिटी, इस पे बदले में आ गया 1 प्लस, यहां बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज कर देगा इसको, ये भी हो जाएगा न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन खत्म, इसके ऊपर एक और प्लस चार्ज। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो न्यूट्रल थे ये आपस में बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। अब देखो Mg पर प्लस है इक्लोरीन, इनमें होगा अट्रैक्शन, Mg पे प्लस और माइनस होगा अट्रैक्शन। तो जनरली मैग्नीशियम
जब HCl से रिएक्शन करता है तो 2 पीस HCl आते हैं, और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो MgCl2, एक साल्ट बना मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg पे 2 प्लस है, 2 पीस क्लोरीन आया है, और हाइड्रोजन गैस निकला है पॉप साउंड के साथ। यही एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं, मेटल के नाम पर मैग्नीशियम मान लीजिए, एसिड के नाम पर HCl ले लीजिए। तो मेटल इस हाइड्रोजन को एक तरह से कहेंगे डिस्प्लेस कर रहा है उसके एसिड से। एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये मेटल हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल इस तरह से कर देते हैं। चलिए अब इसको अगर हम इसी पे समझें, सेम चीज सल्फ्यूरिक एसिड पर समझना चाह रहे हैं, तो मैग्नीशियम Mg है। पहले मैं ऑर्डर के हिसाब से बात करूंगा, कोई भी एसिड है तो H प्लस होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले में 2 H होते हैं और साथ में सल्फेट होता है। यह है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से मेटल को ऊपर रखा, हाइड्रोजन को नीचे रखा। अब आपको पता है मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देगा इस हाइड्रोजन को और ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर हाइड्रोजन गैस बना देगा। अब इस मैग्नीशियम पे आ जाएगा ये मैग्नीशियम 2 प्लस चार्ज में, अब 2 प्लस और 2 निगेटिव के बीच में बॉन्ड। यानी इस रिएक्शन को अगर हम दिखलाएं तो मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड will form MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट by releasing हाइड्रोजन गैस, जो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। तो इन जनरल मेटल जब जब एसिड से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज सुनिए क्या है, 5 मेटल ऐसे हैं, 5 मेटल जो हाइड्रोजन गैस नहीं देते। यानी अगर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे थे, ये 5 मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा। चेक कर लेते हैं कि आखिर ये 5 मेटल एसिड के साथ क्यों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं दे रहे हैं। तो चलिए इसके लिए दोबारा से मैं एक एग्जांपल मानता हूं, और वो एग्जांपल कॉपर मानता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है और एसिड ऊपर है। एसिड को हम HCl ही ले लेते हैं, चलो ये है H पे प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज। जहां पर H होगा वहीं पर एसिड का दूसरा पार्ट होगा एनायनिक। H के साथ Cl है शुरू में, HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड माना। और हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल तो इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन को न्यूट्रल बना रहे थे, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में ये 5 मेटल कॉपर रहे, मरकरी रहे, सिल्वर रहे, गोल्ड रहे, प्लेटिनम रहे, ये सब H के नीचे हैं। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, कभी नहीं हो सकता, हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। तो कॉपर अपने से नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऊपर वाले को नहीं दे सकता। और H प्लस के फॉर्म में इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। हाँ, अगर H न्यूट्रल होता तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे सकता था, उस वक्त कॉपर को प्लस होना पड़ता, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। हाँ, मेटल अगर केटायनिक फॉर्म में हो तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो अभी ये मान के चलिए कि H प्लस है तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो प्रोटॉन है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये दे ही नहीं सकता। तो याद रखिए, हाइड्रोजन के ठीक नीचे वाले लेस रिएक्टिव मेटल कभी हाइड्रोजन को ना तो डिस्प्लेस करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देंगे। तो ये रिएक्शन नहीं होता भाई, रीजन यही है ना होने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये 4 बार पूछा गया है और सवाल जो है वो है द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगला देखिए, विच ऑफ दीज इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आखिर में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 9-10 में पूछा गया, 17-18 में, 18-19 में, 22-23 में। यानी आपसे पूछ रहा है कौन से मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर आपको जानना है।
तो यहां तो खाली बेस्ट ही पूछा है, तो आपको मैं थोड़ा समझा दूं कि जब 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 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात होगी तो आप याद रखिए पीरियोडिक टेबल में 11th ग्रुप को, डी ब्लॉक है, 11th ग्रुप की कंडक्टिविटी सारे मेटलों में सबसे हाई होती है और 11th ग्रुप में आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्वाइन एज मेटल भी कहा था इनको, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। याद आपको, अगर मैं बिल्कुल ऑर्डर की बात करूं तो याद आपको इस तरह से रखना है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में जो बीच का एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ऊपर आ जाता है। तो अगर ये सिल्वर ऊपर आ गया तो पहला जो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा वो सिल्वर। अब सिल्वर ऊपर आ गया तो उसके ठीक बाद होगा कॉपर, कॉपर के ठीक बाद होगा गोल्ड। लाइन से ये तीनों याद रखिए। सिल्वर जो सेकंड नंबर पर आया है पोजीशन के हिसाब से उसको शिफ्ट कर दीजिए ऊपर, तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये ऑर्डर है। अच्छा, इसके बाद अगर चाहिए तो दो नाम मैं आपको और बता रहा हूं जो आप याद कर लीजिए। गोल्ड के बाद आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, एल्यूमिनियम एंड जिंक। इनको आप रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़िए, इसको रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़िए। 11th ग्रुप के बाद रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़िए। आलू जरा फीका पकाता है तो आप इसके बाद फीका आयरन बोल सकते हैं, जिंक के बाद आयरन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानिए यहीं तक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक और स्टार्टिंग के ये तीन। खैर इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछता है मोस्ट, हाँ अगर सिल्वर ना रहे तो कॉपर, सिल्वर न रहे तो कॉपर, इसलिए मैंने आपको ऑर्डर बताया है। पहला तो एजी बोले तो सिल्वर है, सिल्वर, सीयू बोले तो कॉपर और यहां गोल्ड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है? हमारा जवाब सिल्वर पहले होगा, सिल्वर दिख रहा है, फिर है गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर हो गया सर, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सिल्वर पहले आवेगा, फिर कॉपर आवेगा, फिर गोल्ड आवेगा, फिर एल्यूमिनियम आवेगा। हम ऑर्डर भी लिख लेंगे। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट, फिर वही सिल्वर ऑप्शन में ढूंढेंगे। सर सिल्वर मिल गया तो सिल्वर हो गया। ऑर्डर की बात आती है, सिल्वर पहले आवेगा, फिर कॉपर आवेगा, फिर गोल्ड आवेगा, उसके बाद जो भी दिया हुआ है प्लेटिनम। पीडी सिंबल है, पीडी निकल वाले खानदान में है, 10वां ग्रुप, कॉपर से ठीक पहले। अच्छा, विच ऑफ दीज इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? रबर, प्लास्टिक, वुड। कॉपर मिल गया, सिल्वर नहीं है, कॉपर मिल गया। सिल्वर हो सिल्वर, सिल्वर नहीं है तो कॉपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर है, हाँ है। सिल्वर नहीं होता तो कॉपर, कॉपर नहीं होता तो गोल्ड, गोल्ड नहीं होता तो एल्यूमिनियम। तो ये अगर आपको ऑर्डर याद है तो कहानी खत्म हो गई। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? इनमें से मेटल कौन नहीं है? मरकरी मेटल है भाई, मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, सिंबल Hg है, एटॉमिक नंबर 80 है। सोडियम जिसका दूसरा नाम नाइट्रियम है, सॉफ्ट मेटल है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है, मेटल है। सल्फर नॉन मेटल है, सॉलिड नॉन मेटल, सॉलिड नॉन मेटल। मेटल कौन नहीं है? सल्फर। S8 के रूप में पाया जाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में, S8। कैल्शियम मेटल है, एटॉमिक नंबर 20 है, मास 40 है। ये भी अच्छा खासा रिएक्टिव मेटल है मगर इसको बचाकर रखने के लिए जरूरत नहीं है। कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम के बाद आता है, तो इसीलिए सोडियम तक को बचाते हैं, कैल्शियम को बचाने की जरूरत नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? अच्छा, मेटल इनमें से कौन नहीं है? मरकरी तो मेटल है भाई, लिक्विड। बोरॉन मेटल नहीं है, बोरॉन मेटल नहीं है, ये मेटेलोइड है, मेटेलोइड है। जर्मेनियम भी मेटेलोइड है, Ge सिंबल है।
दिस इज अगेन अ मेटेलॉइड। सिलिकॉन भी मेटेलॉइड है, Si, सिलिकॉन इज ऑल्सो मेटेलॉइड। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है, क्योंकि नॉट अ मेटल, मेटल एक ही है, बाकी तीनों। इसके हिसाब से तो मेटल कौन कौन नहीं है, तो तीनों आंसर हो गया सर। बोरॉन भी मेटल नहीं है, जर्मेनियम भी मेटल नहीं है, सिलिकॉन भी मेटल नहीं है, एक ही मेटल है। तो मेरे ख्याल से अगर या तो यहां से नॉट हटा दें तो आंसर मरकरी हो जाएगा। तीन तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकते, मगर चलिए हम हटा नहीं रहे हैं, मुझे मालूम है ये मेटल है। मैंने चारों एग्जाम्पल को क्लासिफाई कर दिया। मरकरी लिक्विड मेटल है, बोरॉन मेटेलॉइड, जर्मेनियम मेटेलॉइड, सिलिकॉन मेटेलॉइड। अच्छा, मेटेलॉइडों में सबसे ज्यादा सिलिकॉन होता है, मोस्ट अबंडेंट मेटेलॉइड इज सिलिकॉन। तो अगर बिल्कुल यही सवाल है तो मेरे ख्याल से ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि तीन तीन ऑप्शन नहीं हो सकते। और अगर इसमें नॉट नहीं था तो आंसर ए हो जाता, जो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि देने वाले ने या तो नॉट नहीं दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, 2013-14 में पूछा गया सवाल है। तो मुमकिन है कि अगर एग्जैक्टली यही सवाल है तो तीन आंसर है, और तीन आंसर नहीं हो सकते, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, नेम द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हो गया भाई, मेटल पूछा है, ये ध्यान रखिए क्या पूछा है। आयरन सॉलिड होता है, बोरॉन तो मेटल ही नहीं है, कॉपर मेटल है लेकिन सॉलिड होता है, ये मेटल है। मरकरी इज द आंसर। लिक्विड मेटल के अंदर मरकरी Hg सिंबल है, कॉपर के ठीक नीचे है रिएक्टिविटी सेल में, हाइड्रोजन से भी नीचे होता है, कॉपर से नीचे तो है ही। मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फिर से मेटल पूछ रहा है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है मरकरी। गोल्ड सॉलिड होता है, सोडियम सॉलिड होता है, जिंक, यहां सारे मेटल दिए हुए हैं, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है। द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। 2010, 11, 12, 13, 17, 18। द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब सवाल नॉन मेटल पे पूछ रहा है। कार्बन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होता है। ये गैस है, नॉन मेटल है, ये गैस है, ये सॉलिड है, और इसके अंदर तो लस्चरस भी होता है। वैसे नॉन मेटल जनरली डल अपीयरेंस होते हैं, उसमें चमक नहीं होती, शाइनिंग नहीं होती, आयोडीन के अंदर होती है। और कार्बन भी सॉलिड होता है, कार्बन में डायमंड के अंदर शाइनिंग है। डायमंड एक्सेप्शन केस है, कार्बन के रूप है, कार्बन पाया जाएगा डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इवन के ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इवन के डायमंड से भी ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का ज्यादा है। वैसे ये दोनों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक्सेप्शन है। नॉन मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, डायमंड ग्रेफाइट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आवेगा ग्रेफाइट, डायमंड बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस है। तो खैर ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। सवाल जो यहाँ पे था वो तो सिर्फ ये था कि ब्रोमीन ही लिक्विड होता है, ब्रोमीन ही लिक्विड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Zinc displaced copper from its aqueous solution. In this regard, which of the following statement is correct? अगर जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है भाई, जो ज्यादा रिएक्टिव वही करता है, कॉपर नहीं, कॉपर रिएक्टिव नहीं है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। बिल्कुल सही बात। और अगला देखिए रिएक्शन दिखलाया गया है, यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, इसी को कॉपर का सॉल्यूशन मान लेते हैं और इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप मतलब किसी को पहले लिख सकते हैं, दोनों रिएक्टेंट है ना, तो हम यहां जिंक लिख रहे हैं। मान लीजिए जिंक का रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। पहली तो ये बात, क्या ये रिएक्शन होगा? अगर आपको रोटा हुआ है तब तो पता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मगर मैं इसको समझाने के लिए फिर से रिएक्टिविटी सीरीज पे आता हूं। जब भी मेटल का रिएक्शन हो रिएक्टिविटी सीरीज पे आओ, तो रिएक्टिविटी सीरीज में तुमको मिलेगा कहीं पर जिंक, केदारनाथ का माली, आलू, जरा, यही जरा है। उसके बाद नीचे मिलेगा हाइड्रोजन के नीचे है कहीं कॉपर।
तो हम पहले आपको दो मेटल जहां भी दिखे, दो मेटल जहां दिखे उनको आप रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से सजा लीजिए, या अगर दो मेटल ना मिले, एक मेटल दूसरी तरफ हाइड्रोजन मिले, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में या तो मेटल है या नॉन मेटल के नाम पे हाइड्रोजन है, तो नॉन मेटल में हाइड्रोजन मिल जाए या मेटल मिल जाए, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है उसको ऊपर, जो नीचे है उसको नीचे। अच्छा देखो, इस रिएक्शन में जिंक न्यूट्रल है, जिंक पे कोई चार्ज नहीं है, मींस न्यूट्रल है, लेकिन कॉपर यहां अकेला नहीं है, कॉपर किसी के साथ है। तो जब मेटल कंबाइन किए हुआ है तो मेटल केटाइन के फॉर्म में, और वो इससे ही पता चल जाएगा कि कॉपर पे जरूर प्लस चार्ज रहा होगा, क्योंकि सल्फेट पर तो 2 माइनस चार्ज होता है। तो मेटल जब जब साल्ट बनावे या मेटल जब जब सॉल्यूशन में रहे, एक्वस सॉल्यूशन में रहे, तो ये अपने केटाइनिक फॉर्म में रहता है। तो कॉपर पर यहां है 2 प्लस चार्ज, इस सल्फेट पे 2 माइनस था, तो काउंटर में कॉपर पे 2 प्लस है, इसको क्यूप्रिक भी कहते हैं। कॉपर पे अगर +1 एक चार्ज होता तो क्यूप्रस कहलाता, 2 चार्ज है क्यूप्रिक। अब देखो, मैंने बताया है ऊपर वाला मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है नीचे वाले को, हाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, तो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने रिसीव किए। अब जिंक ने दिया है तो देने के बाद जिंक कन्वर्ट हो जाएगा केटायन में, पहले न्यूट्रल था बट आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इस पे आवेगा चार्ज और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाएगा न्यूट्रल। जैसे ही ये न्यूट्रल बना अट्रैक्शन खत्म, और जैसे ही ये न्यूट्रल से केटायन बना अट्रैक्शन शुरू, यानी इस रिएक्शन में जिंक सल्फेट बनावेगा, Zn पर आ गया है +2 चार्ज, सल्फेट के साथ ये जाकर कंबाइन कर जाएगा और कॉपर न्यूट्रल बनकर अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिस्प्लेस। जिंक ने कॉपर को हटा दिया उसके सॉल्यूशन से, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में जिंक डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम देयर, या तो साल्ट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, चूंकि डिस्प्लेस्ड किया है इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन का अगर मैं नाम बताऊं तो यह कहलाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि ये जिंक जो है वो ऊपर था, ऊपर का मतलब मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। नीचे का मतलब है लेस रिएक्टिव, ऊपर का मतलब है मोर रिएक्टिव। तो ऊपर से ही इलेक्ट्रॉन आवेगा तभी डिस्प्लेस होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आता डिस्प्लेस नहीं होता। तो मोर रिएक्टिव हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। मोर रिएक्टिव का मतलब ताकतवर समझो, ताकतवर जो होगा कमजोर को हटा देगा। इस रिएक्शन को जिसको हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहा है, मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया है, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है बेटा, रेडॉक्स, इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स का मतलब है किसी का होगा रिडक्शन, किसी का होगा ऑक्सीडेशन। तो समझो, जो ऊपर है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो डिस्प्लेस कर रहा है, उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर सवाल ये पूछे कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था यानी जो ऊपर था उसका ऑक्सीडेशन, जो डिस्प्लेस्ड हो गया, जो नीचे था, जो कैटायनिक फॉर्म में था, जो लेस रिएक्टिव था, उसका रिडक्शन, उसका रिडक्शन। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीडेशन, दोनों को मिला देंगे तो देखो रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है रेड, ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म है ऑक्स, दोनों को मिला देंगे बन जाएगा रेडॉक्स। नीचे वाले का रिडक्शन, रिडक्शन के लिए रेड आता है, और ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन वर्ड आता है ऑक्स। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी है, रेडॉक्स भी है। इसी का उल्टा नहीं हो पाएगा, अगर मैं समझूं इसी का उल्टा नहीं हो पाएगा। देखो कैसे, अगर यही सवाल होता कि यहां जिंक सल्फेट होता, Zn पे +2 चार्ज और साथ में यहीं पर निगेटिव, और जिंक के नीचे है कॉपर, हमने ये अरेंज किया है रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर के हिसाब से। तो पहले आवेगा केदारनाथ का माली आलू जरा,
फिर आवेगा फीका पकाता है, उसके बाद कॉपर। तो क्या जिंक इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं सर। कॉपर नीचे है, कॉपर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिंक को नहीं। कॉपर दे तो सकता है लेकिन अपने से नीचे वाले को। इलेक्ट्रॉन कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अब आइए सवाल की तरफ। तो पहले सवाल का तो मैंने जवाब दे दिया कि जिंक डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके एक्वस सॉल्यूशन से। उसकी वजह यह है, जिंक का है ऑक्सीडेशन, जिंक है मोर रिएक्टिव, कॉपर का है रिडक्शन, वो है लेस रिएक्टिव। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जवाब सही था। आगे सुनिए, ये रिएक्शन है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन देकर कॉपर को अलग कर दिया, खुद जाकर कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन में तो सब मिक्स हो जाता, कॉम्बिनेशन में तो एडिशन होता है, कंबशन नहीं, कंबशन में तो ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। तो जब ये दो नहीं हुए तो ऑल ऑफ दिस भी डिस्प्लेसमेंट। हाँ सही बात है ये डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन और कंबशन का पैटर्न एक जैसा होता है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, ये ए है और ये बी है, इन दोनों को मिलाओगे तो बनेगा ए बी, इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन। कंबशन कब कहेंगे? जब यहां बी की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा। ए या तो मेटल रहे या नॉन मेटल रहे, कंबाइन करे ऑक्सीजन से, तो इसको कहेंगे कंबशन, बर्निंग रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मेट ये है, ए है प्लस इधर एक कंपाउंड है बी सी। अब ए अगर बी को डिस्प्लेस करेगा तो ये बनेगा ए सी प्लस बी। ये है डिस्प्लेसमेंट का पैटर्न, और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। एक और रिएक्शन होता है बेटा जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट ये है, एक तरफ कंपाउंड है ए बी, एक तरफ कंपाउंड है सी डी। अब एक्सचेंज हो, ये ए चला जाए सी के साथ और बी चला जाए डी के साथ। अगर इस पैटर्न पर है तो इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो डिपेंड करेगा पैटर्न किस तरह का है। एक और होता है, इसी का रिवर्स करोगे तो इसको कहेंगे डीकंपोजिशन, यानी ए बी को आप हीट उट दे दो या इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करा दो, एक को अलग कर दो, बी को अलग कर दो, ये कहलाता है डिसएसोसिएशन या डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मल डीकंपोजिशन, जो भी है इसको कहते हैं तोड़ देना, ब्रेक कर देना, डिसएसोसिएट कर देना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन। तो रिएक्शन या तो कॉम्बिनेशन होंगे या डीकंपोजिशन होंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होंगे या डबल। ये पैटर्न के हिसाब से बात किया, बाकी तो यहां क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर चुके थे। ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, सीधी सी बात है, गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया था 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं। वैसे तो एग्जैक्टली 2 किलोमीटर नहीं है, 1836 मीटर, 1836 मीटर, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर। तो 1 ग्राम गोल्ड का थीन वायर बनावेंगे, वो 2 किलोमीटर होगा। इसीलिए आगे चल के आप पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल जब एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियस के लिए, तो उसने गोल्ड का इस्तेमाल किया था, गोल्ड मेटल का। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। चलिए वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द मोस्ट डक्टाइल, सेम सवाल, गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, जबकि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलेगा तो सिल्वर। सिल्वर सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर भी है, रिफ्लेक्टर भी है। आगे चलिए। The property of metal by which these can be hammered into thin sheet are called, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम हथौड़ा मार के उसको शीट बनाते हैं, शीट चदरा टाइप का बनाते हैं, मेलाइबिलिटी कहलाता है। ये भी गोल्ड का सबसे ज्यादा है। शीट बनाने की प्रॉपर्टी मेलाइबिलिटी कहलाता है, और गोल्ड सबसे ज्यादा मेलाइबल है। मोस्ट मेलाइबल सब्सटेंस इज गोल्ड। सोनरस का मतलब तो साउंड प्रोड्यूस करना है, रिंगिंग साउंड। लस्ट्रस कहते हैं शाइनिंग सरफेस को। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं कि आप कोई भारी सामान, हेवी सामान को किसी धागे से लटकाइए, जब तक वो हैंग किए हुआ है, मतलब टूटा नहीं है,
तो ये उसकी ताकत है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर ये धागा टूट गया तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। यानी आपको वेट डालकर हैंग करना है, लटकाना है। तो कई बार आपने देखा होगा पतले पतले वायर से भारी भारी सामान आराम से लटके रहते हैं, हैंग हुए होते हैं, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंशन। वो आगे चल के आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहां तो शीट बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मेलाइबल कहते हैं, जबकि नॉन मेटल टूट जाता है, ब्रिटल नेचर का होता है, मेटल में ही ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, द मेटल दैट कैन बी इजिली कट बाई नाइफ, सॉफ्ट मेटल ही होंगे, पहले सवाल में बताया है मैंने। पोटेशियम को कर सकते हैं, नाइफ से पोटेशियम को काटेंगे तो कट जाएगा, गोल्ड सिल्वर निकल नहीं कटेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट। अब अगला सवाल देखिए, यहां बोल रहा है इजिली कट बाई नाइफ और यहां बोल रहा है सॉफ्ट मेटल, एक ही चीज है, सॉफ्ट मेटल ही नाइफ से कटते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम नहीं सर, इनको नहीं। तीन ही मेटल है जो सॉफ्ट है और जो नाइफ से कटता है, और वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव भी और साथ में सॉफ्ट मेटल भी। ये मैंने अब पोजीशन के हिसाब से, रिएक्टिविटी के हिसाब से नहीं है, ये पोजीशन के हिसाब से, लिथियम पहले है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, एंड दीज आर कंसीडर्ड एज सॉफ्ट मेटल, कट बाय नाइफ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पहला पार्ट, ये मेटल नॉन मेटल के अंदर पहला पार्ट था, जिसमें आपने देखा कि क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे रिपीट भी हुए हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन, कौन सी गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, डिस्प्लेस कौन होगा तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। उसके अलावा मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज पे सवाल थे, लिक्विड मेटल कौन है भाई तो मरकरी है, लिक्विड नॉन मेटल कौन है तो ब्रोमीन है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड भी हुए हैं, और वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और ये हमारे टॉप रैंकर्स हैं इस साल के 2025 के। होपफुली जब आप अगले साल एग्जाम दें तो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी भी तस्वीर यहाँ हो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।